में कौन सी जगह पे मैं वो आपको बताऊंगा नहीं भाई। रेड एरिया है, चलो छोड़ो यार, समझते हो आप। कर लेते हैं थाईलैंड के वर्क परमिट के बारे में। थाईलैंड का वर्क परमिट, थाईलैंड में आप कौन कौन सा काम नहीं कर सकते, बिकॉज लेते हैं थोड़ी सी, अगर आप वहां पे थाईलैंड में जाके ओवरस्टे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शहर। तो लो जी, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए वर्ल्ड वीज़ा सीरीज़ में। ये है दूसरा भाग और हम लेके आ रहे हैं आज आपके लिए थाईलैंड के वीज़ा की जानकारी। अच्छा यार, थाईलैंड के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताने से पहले एक बार छोटी सी बात बता दूं कि हमने अब तक सुना था टूरिस्ट वीज़ा, वर्क परमिट, मैरिज परमिट, वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल ही सुना था इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले भाइयों ने। आज जो मैं वीज़ा बताने जा रहा हूँ वो आपने हो सकता है बिल्कुल ना सुने हों। और ऐसे ऐसे वीज़े हैं यहाँ पे, मेरे को 2-3 तो मेरे को बहुत बढ़िया लगे, बाकी तो बहुत ज़्यादा वीज़े हैं। वीज़ा जैसे कि डिवोर्स वाला वीज़ा हो गया, मैरिज वाला वीज़ा हो गया, हॉस्पिटैलिटी वाला वीज़ा हो गया, और थाईलैंड में अगर आपने बच्चा अडॉप्ट करना है उसके लिए अलग से वीज़ा हो गया, वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदनी अलग वीज़ा हो गया, रिटायरमेंट के लिए वीज़ा अलग हो गया। 3600 तरह के वीज़े हैं। तो भाई मैं आज उनके बारे में पूरी डिटेल में बात नहीं करूँगा, क्योंकि एक एक अगर बात कर लग जाऊँगा तो मेरे ख्याल से ये वीडियो कम से कम 2 से 3 घंटे की बन जाएगी। इतना ज़्यादा वीज़े हैं यहाँ पे। वीज़े के लिए आप देख सकते हैं, साइड में देख लीजिए कितने वीज़े हैं। पता नहीं कौन कौन से इन्होंने कैटेगरी बना रखी है आपस में ही, पता नहीं, बस ABC जब आपका वीज़ा लगता है उसके ऊपर ही लिखा रहता है वीज़ा D है, V है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। थाईलैंड में 2 वीज़ा बहुत फेमस है, इमिग्रेंट वीज़ा, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। स्टार्टिंग करने से वीज़ा, कोई भी शुरुआत करने से पहले आपको ये बात जान लेना जरूरी है कि इमिग्रेंट वीज़ा और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा क्या होते हैं। इमिग्रेंट वीज़ा वो होते हैं जिससे आप वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, जिससे आप वहाँ पे PR ले सकते हैं, वहाँ पे सिटीजनशिप ले सकते हैं, मैरिज करवा सकते हैं, या कुछ आगे वहाँ पे रहने के लिए आपके पास कुछ भी ऐसी दिमाग में है, कुछ ना कुछ प्लानिंग है। और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा आपके वो होता है जैसे कि आपने जस्ट घूमने के लिए जाना है और घूम के वहाँ से वापस आ जाना है, जहाँ थोड़ी देर के लिए एज लाइक वर्क परमिट पे जाना है, वर्क परमिट पे जाके अपने वहाँ से वापस आ जाना है। वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की कैटेगरी में आती है। हर एक देश का अलग अलग वीज़ा की एक हिसाब से होती है कि आपने हर एक देश का अलग तरीके से सोचिएगा। मलेशिया का अलग होगा, थाईलैंड का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। सबसे पहले मैं आपको ये वाली इमेज दिखाना चाहता हूँ। ये वाली इमेज पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे पूरे दुनिया में किस किस देश को वीज़ा ऑन अराइवल है, वीज़ा फ्री है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इंडिया वालों को 14 दिन के लिए वीज़ा फ्री था पहले। अब लॉकडाउन के बाद क्या होगा इनका सिनेरियो वो कुछ कह नहीं सकते। आने वाले समय में जैसे जैसे खबरें आती रहेगी वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। अच्छा, पहले इन्होंने वीज़ा ऑन अराइवल के लिए एक रूल बनाया था कि आप 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो वीज़ा ऑन अराइवल है उसको आप 2 बार से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करवा सकते। मतलब कि आप 1 साल में वहाँ पे 30 दिन रह सकते हो, पर अब इन्होंने थोड़ा सा फ्लैक्चुएट किया हुआ है कि आप 1 साल में 90 दिन तक रह सकते हो। और अगर आपने इस वीज़ा की एक्सटेंशन लेनी है 15 दिन से आगे, 30 दिन से आगे, तो आपको वहाँ पे इमिग्रेशन पे जाना पड़ेगा। इमिग्रेशन में जाके पहुँच के आप वहाँ पे थाईलैंड में, बैंकॉक में, वहाँ पे आप ले सकते हैं। फुकेत में भी ले सकते हैं, पताया में भी है अलग से इमिग्रेशन का ऑफिस है, वहाँ पे भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी फीस भी बहुत नॉमिनल है, अराउंड 2000 वाट के करीब है। और हमारे इंडिया को जो एंट्री थी वहाँ पे पहले वो 2000 की थी, उसके बाद 2200 हो गई थी। अच्छा, वीज़ा ऑन अराइवल के जब हम वहाँ पे जाएंगे तो आपको पूरी एक डिटेल में वीडियो बता देंगे। पर उसके लिए भी एक बात और बताना चाहता हूँ। वीज़ा ऑन अराइवल के भी 2 ऑप्शन है वहाँ पे, एक है एक्सप्रेस लाइन है और एक नॉर्मल लाइन है। अगर आपको टेंशन नहीं है, कोई भाई जाके सोना ही है, रात की फ्लाइट है, तो आप नॉर्मल लाइन में चले जाइए, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आप वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल थोड़ा जल्दी जाना चाहते हैं तो आपको एक एक्सप्रेस लाइन अलग से मिलेगी, उस लाइन पे आप जा सकते हैं इजी तरीके से, पटक से आपका काम हो जाएगा। बस थोड़ा सा 2-4-500 रिंगट, 2-4-500 बाहट आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, वो आप अपने साथ लेके जाइएगा। और वीज़ा ऑन अराइवल भी आपके लिए बड़ा इजी है। आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है, सबको ही पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और आपका कम से कम पासपोर्ट 1 साल तक वैलिड होना चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम 6 महीने, और 2 पेज की आपका पेज खाली होना चाहिए। ये सब जानते हैं, ये बार बार बताने का कोई फायदा ही नहीं है। कोई भी बंदा जाएगा यार, 1-2 बार ट्रैवल करेगा तो उसको पता चल ही जाता है कि भाई ये 3-4 रिक्वायरमेंट तो कॉमन सेंस की बात है। और अगर आपके पास 1000 आपके पास $, है तो आपको तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, क्योंकि आपने भाई वहाँ पे जाना है, एंजॉय करना है, घूमना फिरना है, और दिक्कत कोई है नहीं आपको। वीज़ा के बारे में जो जो रेट है वो मैंने आपको यहाँ पे लगा रखे हैं, आप
इत्मीनान से वीडियो को पॉज करके, बड़ी करके, छोटी करके स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। बाकी मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी ये डालते ही रहता हूँ कि कौन सा वीज़ा कितने का, कौन सा वीज़ा किस देश का कितने का है, वो आपको पता चलता ही रहेगा। आप इंस्टाग्राम में भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए भी थैंक यू। और इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट में ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 बाहट का फर्क होता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जो थाईलैंड में वीज़ा फ्री देश है उसकी मैं यहाँ पे डिटेल दे रहा हूँ। अच्छा, मैं मोस्टली क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ ताकि आपको इजी तरीके से ये पता चल जाए कि भाई कौन सी देश को क्या करना है और कौन सी बात कहाँ पे है लागू है। ये नहीं कि मैं आपको पूरी की पूरी बात बोल के बताऊंगा। अगर मैं एक एक शब्द बोल के बताने लग गया तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी, लंबी बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगी, टाइम लिमिट बहुत कम होती है, 10-15 मिनट से ज़्यादा बंदा बोर हो जाता है। उसके बाद बोलते हैं चलो छोड़ो यार क्या बात करनी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और हमारे देश को 30 दिन तक की वैलिडिटी मिलती है, इस लिस्ट में है पूरी की पूरी। और जितने और देश हैं, आप अगर किसी और देश में रहते हैं जहां उसका आपके पास वीज़ा है तो आपको भाई इस लिस्ट के हिसाब से एंट्री मिल जाएगी। अदरवाइज हमारे इंडिया वालों को तो भाई एंट्री मिलती है 14 दिन की, जो वीज़ा ऑन अराइवल होता है और लगभग फ्री भी होते हैं, तो वो इस लिस्ट में है। जब आप वीज़ा ऑन अराइवल जाएंगे, जहाँ स्टिकर वीज़ा लेके जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, तो भाई सबसे इजी तरीका है आपके लिए, आप डॉनम्यांग एयरपोर्ट और स्वर्णभूमि एयरपोर्ट, ये 2 एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ईजी है, बहुत आसान है इनको समझना। बाकी के किसी एयरपोर्ट पर जाएंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वाले दोनों एयरपोर्ट बैंकॉक में है और वहाँ से आप बस लेके या बाई एरोप्लेन पताया भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। डायरेक्ट इंडिया से पताया के लिए, फुकेत के लिए भी फ्लाइट्स आती है। पर मेरी आपसे एडवाइस यही है भाई, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको सबसे पहले स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे उतरना चाहिए। स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे थोड़ी सी पूछ पड़ताल कम होती है, वहाँ पे सिरदर्दी कम होती है, इमिग्रेशन वाले बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। अगर आप मलेशिया से थाईलैंड जा रहे हो बुकत कायू हितम से या कहीं से भी जा रहे हो तो भाई बहुत ज़्यादा पचड़े वाला काम होने वाला है आपके लिए, बहुत ज़्यादा सिरदर्दी होती है नए बंदे के लिए। क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में पहले 1-2 बार गया तो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, एंट्री नहीं देते थे। अब यहाँ से मलेशिया से तो मैं निकल के वहाँ पे चला गया, पर जब वहाँ से मैं थाईलैंड में पहुंच गया तो मेरे को बोले कि भाई हम आपको एंट्री नहीं देंगे, आपको वापस जाना पड़ेगा। तो फिर भाई वही आपको पता है, अंडर टेबल सब कुछ चलता है, पूरी दुनिया में पैसा ही पीर है। तो बाकी डिटेल में तो बात करूंगा नहीं भाई, बिकॉज क्योंकि ये बात लीगल है। सो आप समझदार हो, इस समझदार को इशारा काफ़ी होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा थाईलैंड को विजिट करने वाले होते हैं एशियन 10 कंट्री मिला के एक को बनाया गया है एशियन, जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, वियतनाम, सियोल, ये सारी की सारी एक एशियन कंट्री है। तो इसका तो भाई नाम ले ही नहीं सकते, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आता है चाइना, क्योंकि चाइना में भी प्रोस्टिट्यूशन का थोड़ा सा मसला चल रहा है और उसके चक्कर में वहाँ पे लड़कियाँ आती जाती रहती है, उसको भी हम काउंट नहीं करते हैं। तो भाई उसके बाद आ जाता है मलेशिया को भी मैं काउंट नहीं करूँगा, बिकॉज मलेशिया और थाईलैंड का बॉर्डर साथ में है। तो यहाँ से तो मेरे को पता है कि भाई मैं कम से कम 3-4 घंटे रुका हूँ जब भी मैं थाईलैंड का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, आप देख सकते हैं। तो भाई जब भी मैं कभी गया हूँ थाईलैंड में तो 3 से 4 घंटे मेरे को वहाँ पे बुकत कायू हितम में, जहाँ सुंगे गोलो की तरफ से जाना पड़ता, बहुत ज़्यादा सिरदर्दी होती है। मैं तो कहता हूँ भाई बाय एरोप्लेन ही जाओ, बाय रोड बिल्कुल मत जाओ। अरे यार भाई दूसरी बातें तो करते रहेंगे, सबसे पहले एक बार काम कर लीजिए, थोड़ा सा जो नीचे वाला रेड वाला बटन है ना आपका सब्सक्राइब का, उसको ग्रे कर लो, नई नई जानकारी मिलती रहेगी। अब तो डेली पूरी दुनिया का हम वीज़ा आपको बताने वाले हैं। तो ये वाली जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, ये आप फकर मत समझिए, अपना वो मत समझिए कि भाई मैं बहुत बड़ा, हमने तीर मार लिया हम इंडिया ने। तो ये एक हिसाब से शर्म वाली बात ही है यार। इंडिया 1 नंबर पे मैं गिन रहा हूँ, इसको 1 नंबर पे गिन रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे होती है प्रोस्टिट्यूशन, धंधेबाजी, समझते हो ना। मैं इसको पूरी डिटेल से नहीं बात को बताऊंगा, बस एजुकेशन पर्पस के लिए आपको बता देता हूँ कि यार पूरे थाईलैंड को $6 बिलियन का प्रॉफिट होता है। ये 2015 की रिपोर्ट है। उसके बाद तो आप देख लीजिए भाई, ये प्रोस्टिट्यूशन का धंधा बड़ा ही होगा, कम नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा होता है पताया में, फुकेत में, बैंकॉक में कौन सी जगह पे मैं वो आपको बताऊंगा नहीं भाई, रेड एरिया है। चलो छोड़ो यार, समझते हो आप, बाकी खुद से आने हो। तो इस एरिया में अगर आपने जाना है थाईलैंड में घूमने के लिए, तो भाई घूमने के लिए ये वाली जो साइट है, आप वहाँ पे जो यार काफ़ी लंबे चौड़े नाम है, मेरे से नहीं पढ़े जाते भाई, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का भी डिफरेंट हो जाता है। तो श्याम आइसलैंड हो गया, को ताओ हो गया, जैसे को कुत हो गया, कुछ ऐसे है। तो भाई आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। और ये वाला जो फुकेत है, पताया है और चियांग माई है, यहाँ पे आप जाके एंजॉय कर सकते हो, बड़ा ज़बरदस्त है। और ये मैंने खुद आप एक्सप्लोर की हुई है, तब मैं YouTube के लिए वीडियो नहीं बनाता था, पर अब बना रहा हूँ
तो जब भी जाऊंगा आपको इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। बात करते हैं वीजे की, एक्सप्लोर को हम रहने देते हैं। पहले भी मैं आपको बात कर चुका हूं कि भाई यहाँ पे बहुत तरह के वीजे हैं और एक एक वीजा की अगर मैं डिटेल देने लग गया तो भाई बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, आप देख सकते हैं साथ में। तो बस साथ में आप ये बात इतना सोच लीजिए कि मैं आपको मोटे मोटे 2-3 वीजे के बारे में बताऊंगा, आपको वही लेने और वही आपके लिए अच्छे रहेंगे। अगर आप टूरिस्ट वीजा के ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप वहां पे सेटल होना चाहते हैं तो थाईलैंड का जो सबसे बड़ा मेरे को लगा बढ़िया वीजा वो है स्मार्ट वीजा। इसके बिना एक एलाइट वीजा भी आता है, उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। तो ये वाला जो स्मार्ट वीजा है इसमें आप 10 इंडस्ट्री को काउंट कर सकते हैं। 10 का इंडस्ट्री का मतलब हो जाता है कि सबसे पहले हो जाता है कि जैसे ऑटोमोबाइल कंपनियां होगी उसमें काम कर सकते हो, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर सकते हो मोबाइल में, और जो मेडिकल का काम है उसमें भी काम कर सकते हो, रोबोट बनाने, मतलब कुल मिला के ये वाला जो वीजा होता है आईटी वीजा होता है, आईटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला वीजा होता है, बहुत बढ़िया वीजा है अगर आप इस पे काम करते हो। स्मार्ट वीजा में भी 4 कैटेगरी है, TIES। तो ये वाली 4 कैटेगरी को ही आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। पूरी की पूरी आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए। अगर आपको आसानी लगे तो भाई आप इस वीजा में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीजा को पूरी फुल डिटेल में मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा, एक सिंगल वीडियो में, नहीं तो मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि अगर मैं इसी वीडियो में सारी बात बता दूंगा तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। एक एक वीजा के बारे में शॉर्ट में बताता रहूंगा डिटेल से। तो भैया आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो कि कोई मसला नहीं है सर, आप वीडियो को लंबी कर दो तो मैं वीडियो को लंबी कर दूंगा, मेरे को कोई ऐतराज नहीं है। मेरे पास खुला टाइम होता है, अगर आपके पास टाइम है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो स्मार्ट वीजा होता है इसमें सबसे ज्यादा होता है जैसे कि टैलेंट होता है, इन्वेस्टर होता है। टैलेंट मतलब कि आपके पास कोई हुनर है, जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर हो, कोई आप मोबाइल का काम करते हो, जब कुछ भी आपके पास है, लाइक मैं यूट्यूब क्रिएटर हूं तो मेरे को भी वहां पे जाने का मौका मिल सकता है। अगर आपके पास अंदर कोई टैलेंट है, आपके पास अगर कोई एक्टिंग आती है तो भी कुछ भी आप उसमें हाथ आजमा सकते हो। उसके बाद जाते हैं इन्वेस्टर आ जाते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब कि आप किसी होटल में काम कर सकते हो, कोई सर्विस दे सकते हो वहां पे, और जहां फिर वहां पे आप स्टार्टअप कर सकते हो, किसी बिजनेस की अपना बिजनेस वहां पे स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, बिजनेस भी वहां पे नहीं कर सकते, उसके लिए मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कौन कौन से बिजनेस आप वहां पे नहीं कर सकते, कौन सी जॉब आप वहां पे जाके नहीं कर सकते। और कोई भी आप डिपेंडेंट वीजा आपके स्मार्ट वीजा में अगर आपको किसी अपने स्पाउस को लेके जाना तो वो भी जा सकता है। ये स्मार्ट वीजा की खासियत है। अच्छा, इसका जो फायदा है, जो इसकी स्मार्ट वीजा की फायदा, सबसे बड़ा फायदा कि भाई वर्क परमिट लेने की जरूरत नहीं है, अपने पास ये स्मार्ट वीजा ले लिया उसके बाद बात खत्म। और इसकी वैलिडिटी 4 साल तक होती है, आप 1 साल से लेकर 4 साल तक तो बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो आपको जाना पड़ता है भाई हर एक साल इमिग्रेशन ऑफिसर में, तो वहां पे जाके आप वहां पे दे सकते हो, अपनी अर्जी दे सकते हो कि भाई मैंने अपना वीजा एक्सटेंड करवाना है। तो इसकी जो वीजा फीस है स्मार्ट वीजा की वो है अराउंड 24,000 1 साल का हो गया, 46,000 2 साल का। इसके बाद जरूरत नहीं है 3 4 5 साल की जरूरत नहीं है, आप बस 1 साल का या 2 साल का ले लो, आगे उसके बाद चलता रहेगा। और आपने वीजा अप्लाई कैसे करना है इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपने उसको कॉपी कर लेना, पेस्ट कर देना। ये आपको नीचे दे रहा हूं मैं, ठीक है, आपको साथ में भी दे रहा हूं और नीचे भी दे रहा हूं, इजी रहेगा आपके लिए। आप वहां से इसके बारे में पूरी फुल डिटेल में जानकारी ले सकते हो। और उसके बाद आ जाता है जी एलाइट वीजा। एलाइट वीजा जबरदस्त वीजा है, स्मार्ट वीजा से ज्यादा बढ़िया नहीं है, बट फिर भी आप अगर ये सोचते हैं कि भाई हमने एलाइट वीजा लेना है तो इसकी कीमत है मिनिमम टू मिनिमम 5 लाख, उससे ऊपर 20 लाख, मतलब कि 2 मिलियन आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आप वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं एलाइट वीजा। और आपकी उम्र 20 साल से ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। बड़ा जबरदस्त वीजा है, आपको पूरी खुली आजादी हो जाती है, आप कहीं भी जाइए और वीजा जो मिलेगा आपको 5 साल का स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। बढ़िया वीजा होता है, एक हिसाब से ये इन्वेस्टर वीजा होता है, वहां पे जाके आपको अकाउंट वगैरह खोलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, एलाइट वीजा के बारे में आपको मैं बात बता दूं, इसके ऊपर आपकी प्रिविलेज एंट्री होती है, मतलब आप एक्सप्रेस एंट्री से जा सकते हैं, आपको किसी लाइन में वगैरह खड़ने की जरूरत नहीं होती है। काफी ये मतलब हाई फाई होता है, क्योंकि 5 लाख भाट का मतलब है इंडिया का 10 लाख और 40 लाख रुपए तक इंडिया के आप वहां को इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, मतलब 20 लाख भाट 2 मिलियन। तो भाई वीआईपी तो फिर मिलेगी ना आपको ट्रीटमेंट। और इसके बाद आ जाता है जी बिजनेस वीजा। बिजनेस वीजा भी बड़ा जबरदस्त वीजा होता है, आपको पता ही है कि अब भाई कोई भी बिजनेस कर लो, पर कौन कौन से बिजनेस नहीं कर सकते वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। बिजनेस वीजा आपको लेने के लिए वहां पे अपनी एक कंपनी खोलनी पड़ती है। कंपनी खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे,
मैं आपको सिंपल एक बता रहा हूँ कि आपके भाई यहाँ पे कौन कौन से टाइप है, बिकॉज आप देख रहे हैं कि भाई अभी भी 10, 15, 20 मिनट की वीडियो तो बनी चुकी होगी मेरे ख्याल से, तो आगे चल के और पता नहीं कितनी और ज़्यादा हो जाएगी। सो इसलिए मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। अगर आपने बिजनेस वीज़ा के ऊपर सर्च करना है, गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, आपको पूरी की पूरी जानकारी वहां पे मिल जाएगी। अब चलिए छोटी सी बात कर लेते हैं थाईलैंड के वर्क परमिट के बारे में। थाईलैंड का वर्क परमिट तो वैसे तो कंपनियां देती है, पर कंपनियां ही रिन्यू भी करवा के देती है। पर फिर भी अगर मान लीजिए आपने एक रेट पूछना है कि थाईलैंड के वर्क परमिट के बारे में कि उसका रेट कितना होगा, तो भाई जो परमिट की फीस होती है वो 100 थाईलैंड का बाहट होता है और 3000 ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1 साल की फीस होती है। 3000 बाहट मतलब कि इंडिया का 6000 बाहट लग हो गया है। तो भाई आप देख लीजिए कि फिर कितना सस्ता होता है। पर फिर भी जो एजेंट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फीस लेने की कोशिश करते हैं। अराउंड मेरे ख्याल से ये भी 50,000 रुपए के करीब थाईलैंड का वर्क परमिट मिलता है अगर आपने इंडिया से थाईलैंड आके काम करना है तो। अब बात करते हैं कि थाईलैंड में आप कौन कौन सा काम नहीं कर सकते, बिकॉज फॉरेनर होने के नाते चाहे आपके पास एलाइट वीज़ा है चाहे कुछ भी वीज़ा है, आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है कौन कौन से वीज़ा में काम कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर में काम कर सकते हैं और कौन कौन से सेक्टर में नहीं काम कर सकते। इवन कि आप वहाँ पे पानी भी नहीं पिला सकते लोकल को विदाउट सरकार की परमिशन से। पर चलता सब कुछ है यार, थाईलैंड है वो कौन सा मतलब कनाडा अमेरिका। पर फिर भी मैं एक बात बता रहा हूँ जो सरकार के रूल के हिसाब से है, मैं वो बता रहा हूँ कि आपको कम से कम सरकार की माननी पड़ेगी तभी आप आगे जाके सक्सेसफुल हो सकते हो, नहीं तो भाई थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है आपके लिए। जैसे कि वहाँ पे आप नहीं कर सकते एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, राइस फार्मिंग नहीं कर सकते और फिश फार्मिंग भी नहीं कर सकते, साल्ट फार्मिंग वहाँ पे आप नमक की खेतीबाड़ी नहीं कर सकते, आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी है तो कॉम्प्लिकेटेड, पर फिर भी भाई अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप वहाँ पे जाके कुछ बढ़िया बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। और सर्विस सेक्टर में आप नहीं कर सकते हैं भाई, अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं, फार्मिंग नहीं कर सकते हैं, आर्किटेक्ट का काम नहीं कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट का वहाँ पे कोई ऐसे नहीं कर सकते। जैसे लाइक मलेशिया में भी सिक्योरिटी गार्ड इंडिया वाले नहीं कर सकते, पर कर तो सब कुछ रहे हैं। पर फिर भी मैं आपको एक बताना अनिवार्य समझता हूँ कि भाई मेरा तरफ से एक हक बनता है कि मैं इतनी जानकारी दे रहा हूँ तो थोड़ी सी ऐड और भी कर देता हूँ। तो इसमें आप हेयर ड्रेसिंग का काम नहीं कर सकते हैं और ब्यूटिशियन का काम भी नहीं कर सकते हैं। बिल्डिंग की इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन में काम कर सकते हो, पर बिल्डिंग बनाने का काम नहीं कर सकते जब तक आपके पास वहाँ का एक लाइसेंस नहीं है। तो इन बातों की ये आ जाती है कैटेगरी ए। कैटेगरी बी की बात करते हैं तो आप वहाँ पे कुछ भी फिशिंग का काम नहीं कर सकते हैं, कल्टीवेशन का काम मतलब कि आप एग्रीकल्चर का काम नहीं कर सकते हैं, एनिमल वहाँ पे पाल नहीं सकते, जैसे घोड़ा हो गया, गाय होगी, कुछ भी होगी वो आप नहीं रख सकते हैं, राइस की मिलिंग नहीं कर सकते हैं, फ्लोर मिलिंग मतलब कि आटा की वहाँ पे चक्की नहीं लगा सकते, काफ़ी कुछ है यार ऐसा को वो आप नहीं कर सकते हैं। पर हाँ जो कैटेगरी सी में आता है तो उसमें आता है कि भाई आप इन दोनों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और वहाँ पे बिजनेस भी कर सकते हो, पर सरकार से अनुमति हर चीज़ की लेनी पड़ती है, हर चीज़ का आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। ये आ जाता है सारे का सारा बिजनेस वीज़ा में। बिजनेस के लिए आपको वहाँ पे कंपनी कोऑपरेट करनी पड़ती है, कंपनी के लिए आपको लोकल हायर करना पड़ता है। उसके बारे में मैंने फिर बता रहा हूँ कि हम पूरी डिटेल में वीडियो बताएंगे, इजी तरीके से आपको आसानी रहेगी, आप इजी तरीके से देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है उसमें। अभी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, अगर आप वहाँ पे थाईलैंड में जाके ओवरस्टे हो जाते हो, वहाँ पे थाईलैंड पे जाके वहाँ पे भी ये नहीं कि सजा का प्रावधान नहीं है, वहाँ पे भी सजा का प्रावधान है। अगर तुम पकड़े जाते हो तो भाई अगर एक दिन वहाँ पे रहते हो तो 500 बाht का आपको जुर्माना लग सकता है और अगर आप ज़्यादा है मतलब पर डे के हिसाब से आपको फाइन लगेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम $600 मतलब कि 20,000 आपको लग सकता है वहाँ पे भाट, 20,000 भाट का जुर्माना लगेगा। और ये आपने पे कहाँ पे करने, कहीं भी नहीं करने, आपने टिकट लेनी है अपने देश वापस जाने के लिए, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट के ऊपर चले जाना है, वहाँ पे जाके बोल देना है जी मैं यहाँ पे ओवरस्टे हो गया था, मेरे को आप बस स्टैंप लगा दो। तो वो अगर आप 1 साल यहाँ पे ओवरस्टे हुए हैं तो आपको 5 साल के लिए बैन कर देते हैं, अगर यहाँ पे आप 5 साल ओवरस्टे हुए तो आपको 10 साल के लिए बैन कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो ऐसे ही आप वहाँ से जा सकते हो, कोई यहाँ पे सजा नहीं है अगर आप वहाँ पे फाइन पे करना चाहते हो। मलेशिया की तरह नहीं है भाई, मलेशिया में थोड़ा सा काम कॉम्प्लिकेटेड है, पहले आप बॉस से चेकआउट मीमो लो, ये करो वो करो, 3600 ज़्यादा और पंगे हैं। पर थाईलैंड में ऐसा कुछ नहीं है, थाईलैंड में आपने सिर्फ और सिर्फ टिकट लेनी है, अपनी पॉकेट में पैसे डालने और वहाँ पे जाके पहुँच के कह देना कि भाई मैंने जाना है वापस इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश कहीं भी जाना है, तो आपने वहाँ पे पैसे पे करने हैं और वापस वहाँ पे अपने देश आ सकते हो। और ज़्यादा तो इसके बारे में और मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी बातें बता दी भाई, यही बहुत है मेरे ख्याल से, ईजी रहेगा। और
ये तो आपको पता ही है कि भाई थाईलैंड बुद्धिस्ट देश है, उस थाईलैंड की हिस्ट्री के बारे में जानने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जानना है तो उसके बारे में भी धीरे धीरे जैसे जैसे काम हो, ये बात सिर्फ मैं वीज़ा के लिए कर रहा था, आने वाले समय में हम कर लेंगे। वीज़ा के बारे में बात कर रहे हैं अभी, अगर आप कहेंगे तो हम धीरे धीरे किसी और चीज़ के बारे में भी बात कर लेंगे। कुछ भी हो सकती है बात, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन हो गई, चाहे वो टूरिस्ट हो गया, चाहे वहाँ पे बिजनेस हो गया, चाहे कुछ भी हो गया वहाँ पे, उसके लिए हम बात कर सकते हैं आने वाले समय में। अभी हम क्या कर रहे थे वीज़ा के बारे में, ये वर्ल्ड वीज़ा की सीरीज़ है और वर्ल्ड में जितने भी देश हैं सब के बारे में हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे, कौन कौन से देश में कैसा कैसा वीज़ा है। आपको हो सकता है आसानी हो जाए और आपके दोस्तों को भी आसानी हो जाए वहाँ के वीज़ा के बारे में, जहाँ के भी जाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप के ऊपर, ईजी रहेगा आपके लिए भी और अपने दोस्तों के लिए भी। और फिर ठीक है जी, मिलते हैं एक नई सीरीज में। कल को उम्मीद है सिंगापुर के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।